हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है 44। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, और ये लेक्चर नंबर 44। और इसमें हम आज कवर करेंगे 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचारधारा एवं नवीन शक्तियों का उदय। हम एक सीरीज के रूप में लेके आ रहे हैं, पूरे वीडियो बाय वीडियो। और ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, 1920 के दशक को देखेंगे। और इससे पहले हमने चौरी चौरा कांड को देखा था और खिलाफत और असहयोग आंदोलनों को देखा था। और आज का हमारा ये है 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचारधारा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार एवं अन्य नवीन शक्तियों का उदय। कांग्रेस, खिलाफत, स्वराज्य पार्टी का उदय। हमने पिछले में देखा था कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसी से देखिए कांग्रेस और खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय होता है। और ये होता है कि इसमें जो मार्च 1922 में हमने देखा था, हमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 6 वर्ष में जेल डाल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस 2 भागों में टूटने लगा। आपका जो फर्स्ट भाग है, विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करने वाले थे उसमें, कि हम विधान परिषद में प्रवेश करेंगे और संवैधानिक रूप से स्वराज्य की मांग करेंगे। लेकिन जो दूसरे पक्ष थे वो चाहते थे कि विधान परिषदों में प्रवेश के वे खिलाफ थे और वे परिवर्तन लाना चाहते थे, इसीलिए इन्हें परिवर्तन विरोधी कहा जाता है। इसमें से वल्लभ भाई पटेल जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और CR राजगोपालचारी जी थे। लेकिन स्वराज्य पार्टी समर्थन अर्थात ये विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करते थे और संवैधानिक रूप से स्वराज्य चाहते थे, इसीलिए स्वराज्य परिवर्तन समर्थन कहलाइए। और इनमें मोतीलाल नेहरू जी थे और CR दास जी थे और अजमल खान जी थे। और अब देखिए, ये होता ही कुछ यूं है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। ये जो स्वराज्य पार्टी समर्थन जो थे उसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, CR दास जी थे और अजमल खान जी थे। तो इनमें से ये आपके जो मोतीलाल नेहरू ये थे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और ये जो थे CR दास ये थे महामंत्री। ठीक है ना। तो दिसंबर 1922 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था और कांग्रेस के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा प्रस्ताव ये रखा गया कि विधान परिषद में प्रवेश से असहयोग आंदोलन अवरुद्ध नहीं होगी, बल्कि आंदोलन प्रभावी होगा। यानी ये तर्क दिया इन्होंने ठीक है ना, स्वराज्य पार्टी के जो अभी अध्यक्ष और ये महामंत्री थे, तो इन्होंने प्रस्ताव रखा और इन्होंने तर्क दिया कि विधान परिषद में प्रवेश से असहयोग आंदोलन अवरुद्ध नहीं होगी, बल्कि आंदोलन प्रभावी बनेगा। वे विधान परिषदों में राजनीतिक रूप से मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, विधान परिषद में रहकर कानूनों को वैध बनाना चाहते थे। तब परिवर्तन विरोधी में जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालचारी, इन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया, इस प्रस्ताव का इन्होंने विरोध किया। आगे होता यूं है कि विरोध होने पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष यानी मोतीलाल नेहरू अभी हमने देखा, और जो महामंत्री CR दास जी थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया दोनों ने। और फिर नए कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की घोषणा किए, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो CR दास बने और सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू बने। अब ये परिवर्तन विरोधियों का क्या तर्क था? परिवर्तन विरोधी इनका, ठीक है ना, ये आपका ये परिवर्तन विरोधी, और ये वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और C राजगोपालचारी जी, ठीक है, ये चाहते थे। इनका तर्क था कि अंग्रेजों के मनमानी से संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल टूटेगा, क्योंकि अंग्रेज अपना मनमानी करते थे और जो लगातार स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका मनोबल टूट रहा था। क्योंकि हमने देखा किस तरह से चोरी चोरा कांड हुआ था, उससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखा था। ऐसे कई घटनाएं हम देख चुके हैं। समय बीतने पर विधान परिषद के समर्थक नेता उपनिवेशी संविधान हमेशा के लिए शासन अंग्रेजों का, उनका संविधान नाम मात्र का स्वतंत्रता, मतलब कि ये जो उपनिवेशी शासन के बारे में है कि देखिए, समय बीतने पर विधान परिषद के समर्थक नेता उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे, ऐसा इनका तर्क था।
उपनिवेशित संविधान अर्थात उपनिवेशित संविधान अर्थात हमेशा के लिए शासन अंग्रेजों का होगा, ठीक है ना, उन्हीं का संविधान होगा, और जो भारतीयों का होगा वो नाम मात्र का स्वतंत्रता होगा। ये उपनिवेशित संविधान ये उन्होंने नाम दिया था। तो ये सोचते थे कि अगर विधान परिषद के समर्थन नेता उपनिवेशित संविधान के समर्थक बन जाएंगे तो हमें स्वराज्य यानी हमें स्वराज्य मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के शासन को मानेंगे ना संवैधानिक रूप से, और वो नाम मात्र का स्वतंत्रता रह जाएगा। इनका ये तर्क था। और एक तर्क ये था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगा, क्योंकि देखिए अंग्रेज तो वैसे ही राजनीति रूप से भ्रष्टाचार करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और भ्रष्टाचार अंग्रेज करने लगेंगे, अंग्रेज अधिकारी और भ्रष्टाचार करने लगेंगे और स्वराज्य मिल पाना मुश्किल होता जाएगा। इनका ये तर्क था। फिर ये और तर्क था कि जनता को परिषदों से बाहर रखकर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को अच्छे से तैयार किया जा सकता है। आगे उन्होंने महसूस किया कि सरकार के सुधारों के लिए विवश करने हैं तो आपसी एकता आवश्यक है। अर्थात उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम सरकार के सुधारों को विरोध, यानी सरकार के सुधारों, सुधार नहीं था उनका, ठीक है ना, सरकार के एक तरह से वो दबाना चाहती थी सबको, सरकार, अंग्रेज सरकार सबको दबाना चाहती थी, उनका शोषण करना चाहती थी। तो देखिए होता यह है कि सितंबर 1923 में दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हो गया। दोनों पक्ष मतलब कौन कौन से, अभी जो हमने ये पढ़ा यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्वराज्य परिवर्तन समर्थन और परिवर्तन विरोधी, इन दोनों के मध्य यहाँ पे ये होता है समझौता होता है, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे थे, तो दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हो गया। और कब हुआ, सितंबर 1923 को। इसके तहत स्वराज्यों को कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। अर्थात कांग्रेस के एक समूह को ही, ठीक है ना, चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई तथा कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया गया। ये उनका समझौता हुआ था। आगे ये होता है कि नवंबर 1923 को नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। अब नवंबर 1923 में क्या होता है, नवगठित जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी और विधान परिषद, उसके लिए चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। तो स्वराज्यों का चुनाव घोषणा पत्र की कुछ मुख्य बात तो ये था, देखिए उसमें तो अंग्रेज तो होंगे, लेकिन अभी ये जो नेता होंगे ये भी तो उसमें भाग लेंगे ना, तो भाई जनता तो होंगे ना, तो जनता से तो वोट उनको प्राप्त करना होगा तभी वो जीत पाएंगे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ कांग्रेस था, हालांकि भारत का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रहा था, लेकिन और भी छोटे मोटे दल थे उस समय, लेकिन बहुत कम मात्रा में थे, तो वो भी चुनाव में लड़ सकते थे। तो उनकी कुछ घोषणा थी इस तरह से कि अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। अंग्रेजों के जो साम्राज्यवाद है उसका विरोध करना है और भारत को आजाद करना है, ये उनका प्रमुख मुद्दा था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था, इंग्लैंड के स्वार्थ हितों की पूर्ति करना। ये उन्होंने बताया कि जो अंग्रेजों का लक्ष्य है वह इंग्लैंड के स्वार्थ हितों की पूर्ति करना है। स्वराज्यों के नेता स्वशासन की मांग परिषद में उठाएंगे। अर्थात उन्होंने कहा कि जो स्वराज्यों के जो नेता हैं वह स्वशासन की मांग, स्वशासन आप समझते होंगे, ठीक है ना, उसकी मांग परिषद में उठाएंगे, यानी अपने शासन स्वतंत्रता की मांग, ठीक है। मांग अस्वीकार करने पर संचालन को अवरुद्ध कर देंगे। इनका ये तर्क था कि अगर हम मांग करेंगे और अगर उन्होंने मांग अस्वीकार कर दिया तो जो संचालन है, जो आपका जो विधान परिषदों में, केंद्र व्यवस्थापिका में जो संचालन हो रहा है और जितने भी संचालन हो रहे हैं उस सबको अवरुद्ध कर देंगे, ऐसा इनका तर्क था। लेकिन गांधी जी से असमर्थ थे। आगे इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये तो गलत होगा ना, आप वहाँ पे जाओगे उसके बाद फिर आप जीत के जाओगे, भरोसे लेके जाओगे और वहाँ पे अपनी मांग रखोगे, फिर अवरुद्ध कर दोगे, ऐसा सोचते थे। आगे देखते हैं उसके बारे में। अब इसको देख लेते हैं। विधान परिषद का उपयुक्त बातों के लिए मंच की तरह उपयोग करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो विधान परिषद है उसको इन बातों के लिए हम एक मंच के रूप में यूज करेंगे जहाँ पे अंग्रेज हमको सुने और हमारी बातों को माने, ठीक है। अब गांधी जी का रुख क्या था, तो गांधी जी उस समय जेल में तो थे, हमने पढ़ा था 6 वर्ष के लिए उनको जेल हो गया था चौरी चौरा कांड होने के बाद, ठीक है ना। कांग्रेसी नेता जेल में आकर उनसे सलाह लेते थे। उस समय कांग्रेस के जो नेता थे वो जेल में आकर उनसे सलाह लेते थे, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्य
उनकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाना नीति के विरुद्ध कहा। अभी हमने डिस्कस किया इस विषय पे, ठीक है ना, क्योंकि यह धोखा देने के समान था। इनका गांधी जी का मत था कि आप अगर विधान परिषद में जाते हो, उसके सदस्य बनते हो और कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हो, तो ये वास्तव में नीति के विरुद्ध ही है ना, क्योंकि आपको काम करने के लिए यहाँ पे जाना, ना कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। ऐसा गांधी जी का मत था, ठीक है ना, एक तरह से धोखा था। अब यहाँ पे एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिक ये है, ट्रिक नंबर 45। देखिए हम हर वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। तो ये अभी ट्रिक नंबर 45 तक पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए 1922 में जेल हुआ था, किसको, गांधी जी को, ठीक है ना। और ये 4 वर्ष यानी 1924 में छूट गए थे, मतलब 2 वर्ष के लिए उन्हें जेल हुआ था। हालांकि 6 वर्ष के लिए उन्हें सजा हुआ था, लेकिन देखा जाए तो उन्हें 2 वर्ष ये होता है। देखिए नीचे ये लिखा है मैंने कि 1924 में गांधी जी का स्वास्थ्य खराबी की वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो उन्हें 2 वर्ष ही जेल में रहना पड़ता है। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। अगर आपने ठीक है, खराब हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाए और उन्हें अगर कुछ हो जाता तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता ना, सब कोई बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते। और फिर जैसे 1957 में जो क्रांति हुआ था, हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है उस विषय को भी, ठीक है ना, कि किस तरह से कांग्रेस की स्थापना किया जाता है, क्यों होता है। तो एक तरह से ये जरूरी था कि उन्हें छोड़ देना ही उनके तर्क संगत के रूप में सही था। तो इसी वजह से उन्हें 2 वर्ष के बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो एक ट्रिक ये है कि देखिए 1922 में क्या होता है, जेल से वो मतलब उन्हें जेल हो गया। अब जैसे हम 1922 करते हैं तो हम लोग को चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1920 वाला याद हो जाता है, ठीक है ना। और फिर 2, 4, 6 में यहाँ पे लिखा है, यानी 2 में जेल हुआ, 4 में वे छूट गए 1924 में, और फिर 6 वर्ष के लिए उन्हें सजा हुआ था, ठीक है ना। ये सिंपल सा ट्रिक है, कोई बड़ा वो नहीं है कि आपको रट्टा मार देना या कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ठीक, आगे चलते हैं। तो उसके बाद स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करना शुरू कर दिया। इसके 3 मुख्य कारण थे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से 2 अलग अलग हो गए थे। तो उन्होंने फिर से स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करना शुरू कर दिया। विधान परिषदों में हिस्सा फिर विरोध करना, इससे जनता पर नकारात्मक छवि जाएगा, उन्होंने ये कहा। फिर 1923 को संपन्न चुनाव में 1 से 1 निर्वाचित सीटों में सिर्फ 42 में ही सफलता वो प्राप्त कर सके कांग्रेस, ठीक है। कुछ समय बाद आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने नागरिकों और स्वराज्यों का दमन प्रारंभ कर दिया। देखिए इसको समझाता हूँ आपको। आतंकवाद ये नहीं था। आतंक क्या होता है, यानी किसी को डराना धमकाना, ठीक है ना। तो जो क्रांतिकारी थे वे अंग्रेजों को डराते थे, धमकाते थे। तो जो अंग्रेज थे ये क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहते थे, ऐसा होता था। लेकिन ये वास्तव में क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं थे। अब देखते हैं आगे, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से दमन प्रारंभ कर देते हैं अंग्रेज, ठीक है ना, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए। अब अक्टूबर 1924 में ये होता है, हम लगातार चलते जा रहे हैं, ठीक है ना, क्रम से। उनके स्वराज्य कांग्रेसी नेता गिरफ्तार और प्रताड़ित किए गए, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे, अनिल वरन राय और इत्यादि प्रमुख थे, ठीक है। जिससे गांधी जी असंतुष्ट हो गए और स्वराज्यों का साथ और एकता दर्शाने तथा उनका समर्थन देने का निश्चय किया। अब विधानमंडलों में स्वराज्यों की गतिविधियां, विधानमंडलों में अब देखिए हमने देखा था, हमने ये देखा था यहाँ पे कि इन्होंने 101 निर्वाचित सीटों में, यहाँ पे देखिए सीटों में सिर्फ 42 में ही सफलता मिली। तो 42 सीट तो उन्हें मिल गया। तो अब वो विधानमंडलों में स्वराज्यों की गतिविधि देखते हैं। तो 1924 के अंत तक स्वराज्यों की एक ये जो हमने देखा था, ये यहाँ पे देखा था ना, ठीक है। ये चुनाव में उन्हें तो ये सीट मिल गया, ठीक है ना। तो अब आगे इसी को देखते हैं, ठीक है। विधान मंडलों में स्वराज्यों की गतिविधियां, तो 1924 के अंत तक स्वराज्यों को की स्थिति कमजोर हो गया, ठीक है ना। 1924 तक अंत में वो कमजोर हो गए, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा था ना वहाँ पे, ये तो कम थे। और 16 जून 1924 को ये होता है कि चित्तरंजन दास यानी CR दास, हमने काफ़ी इसे इनके बारे में अभी ऊपर में पढ़ा है, उनकी मृत्यु से स्वराज्यों का गहरा आघात उन्हें लगा, ठीक है ना। यानी 16 जून 1924 को उनका मृत्यु हो जाता है। और फिर आगे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने स्वराज्य पार्टी छोड़ दी। तो देखिए अब स्वराज्य पार्टी कितना कमजोर हो गया होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे वो तो चले गए, ठीक है।
अब देखिए होता है कि 1930 से लेकर 34 तक, ठीक है, 4 साल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के कारण स्वराज्यों ने विधानमंडल भी छोड़ दिया। ये जो विधानमंडल छोड़ दिया ना, इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग हैं 1924 में है, ठीक है ना, 1924 में है। और इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल आगे मैंने नोट पे उतारा है, तो इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझ जाइए कि 1930 से लेकर 34 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, ठीक है ना, तो उसी की वजह से ये विधान जो अभी चुनाव में जीते थे ना, यहाँ पे हमने देखा था 42 सीट में वे सफलता मिली थी, इसको ये क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये आगे देखते हैं कि परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कुछ कार्य भी किए उन्होंने। सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना किया, क्योंकि देखिए अगर सैकड़ों खादी आश्रम स्थापित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो विदेशी माल थे वो तो रुक जाएंगे, और खादी अपनाने से क्या होगा, भारत में खादी अपनाने से मांग बढ़ेगा ना, खादी का मांग बढ़ेगा और भारतीयों को रोजगार मिलेंगे, ठीक है ना। इससे भारतीयों को फायदा होगा। अगर ये रोजगार मिलते हैं तो क्या होगा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए या रैली निकालने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें पैसे मिलेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी बना रहेगा। आगे देखिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का स्थापना किया गया। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और बाढ़ पीड़ितों लोगों को राजनीति में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी किए गए, ठीक है। यहाँ पे बाढ़ पीड़ित ऐसा नहीं है कि उस समय देखिए बाढ़ पीड़ित तो होते रहते हैं, ठीक है, कई क्षेत्रों में बाढ़ आते रहते हैं, तो ऐसे कई आपदा से पीड़ित लोगों के लिए भी और भी कई लोगों के लिए उन्होंने कार्य किए, ये इसमें बताना चाहते हैं, ठीक है ना। और शराब एवं विदेशी कपड़ों का तो इन्होंने बहिष्कार ही किया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे रचनात्मक कार्य किए उन्होंने। कुछ अच्छे कार्य में जैसे कि खादी आश्रमों की स्थापना एक बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना भी बहुत अच्छी बात। और आगे और देखते हैं तो ये, हाँ ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है ना। तो गेम को मजाक के मूड में खेलना है, ठीक है ना। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं देने का। चलिए आगे देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। चित्तरंजन दास जी का मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 17। अभी हमने काफ़ी प्रश्न देख चुके हैं, हर वीडियो में एक प्रश्न देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चित्तरंजन दास जी का मृत्यु हुआ था, कब हुआ था उनका मृत्यु, चित्तरंजन दास जी का मृत्यु। ऑप्शन 1 1924, बी 1925, सी 1926 या डी 1927। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका उत्तर कमेंट में दीजिए ताकि मैं उसको समझ पाऊँ और आप भी समझ पाएँ कि आपका उत्तर सही है नहीं है। आपको एक तरह से एग्जाम की है, ठीक है, आपको एक एग्जाम है, आपको उत्तर देना है, फिर आपको तय करना कि आपने अभी जो मैंने आपको बताया आपको कुछ याद है या नहीं है। इससे आपको अपने लेवल को जांचने का अनुमान हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने लेवल को जांच पाओगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में आ तो रहे ना। हालांकि मैं इसका उत्तर अभी बताने वाला हूँ, तो चलिए कमेंट कीजिए। मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए आ गया मैं। देखिए इसका जो सही उत्तर है ये है ए नंबर 1924। अब 1924, जी हाँ, अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, यहाँ पे आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे अभी लास्ट में देखिए 16 जून है, ठीक है ना। 16 जून को भी आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए। 16 जून 1924 को चित्तरंजन दास जी का मृत्यु हो जाता है। तो ये था इसका सही उत्तर। और अभी कितनों ने सही जवाब दिया इसको आप कमेंट करने के बाद ही आप पता चलेगा, ठीक है ना। और जितने लोगों ने कमेंट किया और जिन्होंने सही जवाब दिया आप उस कमेंट को एक बार लाइक भी कर दीजिए। और देखिए होता ही है कि अगर अभी एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे इस परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सदस्य जुड़ चुके हैं। कई लोग कमेंट करते हैं और कई बार हम बिजी होने की वजह से कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और बहुत सारे वीडियो बनाना होता है और बहुत कुछ करना होता है। तो जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो इसका उत्तर अगर पता होगा, ठीक है ना, या जो प्रश्न पूछा जाता है, कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट हमारे परिवार का प्रश्न पूछता है तो उसमें से आप में से ही कोई उसका उत्तर दे दिया करो। इससे क्या होगा, आपको भी फायदा होगा, उन्हें भी फायदा होगा। आप चाहो तो एक दूसरे से फ्रेंड बना सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि देखिए और ये एक एग्ज़ाम का दरवाज़ा है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, 1000 लोग को सेलेक्ट होना है। तो 1000 लोग को सेलेक्ट होना है तो इसका ये अर्थ है कि आप अगर 2 लोग हो ना और साथ में तैयारी करते हो तो आपके लिए जो बोझ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक तैयारी करेगा, दूसरा उसको समझा देगा, फिर दूसरा कुछ तैयारी करेगा उसको फिर समझा देगा। तो ये काफ़ी अच्छे से आप दोनों
तैयारी कर सकते हो। और इस जो कंपटीशन एग्जाम का जो दरवाजा है उसको आप दोनों मिल के खोल सकते हो। और आप दोनों ही, ठीक है ना, 1 सेकेंड मिस हो रहा था, ठीक है ना, 1 मिनट, हाँ, आप दोनों ही उसमें सेलेक्ट हो सकते हो, उसमें आप दोनों ही सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे जो स्मार्ट 97 चैनल है, ठीक है ना, अभी मैंने नाम इसको बदल के आधुनिक भारत का इतिहास रख दिया है, पर नाम वही है स्मार्ट 97। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के सब्सक्राइब दिखेगा और यहाँ पे आपको बेल आइकन दिखेगा, तो इसको आप इस तरह से क्लिक भी कर देना है। आप इसको जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और हमारे सारे वीडियो को आप देख पाओगे। और कुछ वीडियो ने तो आपसे छूट भी सकते हैं, क्या पता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो, ठीक है ना, अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। और अगर कुछ कमी रह गया है तो आप इसका डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कमेंट भी करना है और बताना है कि इसमें क्या सुधार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी इसको सुधारने की, ठीक है। और ये आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं या घर में रहते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जो क्या कर पाता है, कोचिंग नहीं जा पाता है, घर में ही कुछ काम करते रहता है, तो उसको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। वो अपना जॉब भी कर लेगा और जॉब करने के साथ साथ वो तैयारी भी कर लेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।